भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं। इनका रोल देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति से बहुत अलग लेकिन सिमिलर होता है ब्रिटेन के क्राउन से। डिफरेंस सिर्फ एक है कि ब्रिटेन का क्राउन इलेक्टेड नहीं होता और भारत के राष्ट्रपति इलेक्टेड होते हैं। एज ऑफ 16 मई 2022 जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, भारत के राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और इनका टेन्योर खत्म होने वाला है अगले महीने। बिकॉज अगले महीने की 21 तारीख तक अगर सब कुछ सही रहा तो भारत को एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। इलेक्शंस का नाम सुनकर हमें वो सिर्फ सिंपल मेथड याद आता है कि हम जाकर वोट डालेंगे और सबसे ज़्यादा वोट जिसके होंगे वो जीत जाएगा। लेकिन जब बात आती है राष्ट्रपति के चुनाव होगी तो सिचुएशन बहुत अलग है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी। भारत के राष्ट्रपति को अनलाइक द प्राइम मिनिस्टर भारत के आम लोग नहीं चुनते और इनको चुनते हैं हमारे द्वारा चुने गए इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज। आज हम राष्ट्रपति के चुनावों की बात करेंगे और समझेंगे कि क्या प्रोसीजर है और क्यों ये चुनाव बाकी चुनावों से अलग है और क्यों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो खत्म होते होते सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है आपके दिमाग में सॉल्व हो जाएगी। तो आपको बस एक काम करना है, लास्ट तक देखना है इस वीडियो को, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी मिस ना करो। आधी जानकारी बिल्कुल जानकारी ना होने से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। एंड विद हैविंग सेड दैट, मैं हूँ नंदन, आप हैं मेरे चैनल पर। शुरू करते हैं इस वीडियो को यहाँ से। भारतीय संविधान का पार्ट 5 यानी कि आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक बात की गई है भारत के राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशंस, इलेक्शंस और इम्पीचमेंट के बारे में। और संविधान का आर्टिकल नंबर 54 बात करता है कि द राष्ट्रपति इज टू बी इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बोथ हाउसेज एंड ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट एंड यूटी लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मतलब इस इलेक्शन में 776 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और 4033 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज वोट करते हैं। और आर्टिकल 55 बात करता है इस इलेक्शन के सिस्टम की, जहां पर कहा गया है कि इलेक्शंस जो होंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत होंगे और इनमें यूज किया जाएगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। मतलब ये आम इलेक्शंस नहीं है कि सबसे ज्यादा वोट जिसको मिले वही जीतेगा। ये सिचुएशन थोड़ी सी अजीब है। वहीं आर्टिकल 56 बात करता है कि राष्ट्रपति का टेन्योर 5 साल का होगा, जिसके बाद ये इलेक्शंस दोबारा किए जाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि राष्ट्रपति को हम लोग नहीं चुनते बल्कि हमारे द्वारा चुने गए एमपीज और एमएलएज वोट करते हैं। मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स उनको इलेक्ट करते हैं और हर एमपी और एमएलए को एक वोट का शेयर दिया जाता है। इसका मतलब यही होता है कि एक वोट बाय एन एमपी और एन एमएलए इज इक्वल टू अ सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स। और वो वोट को सिद्ध करने का या फिर निकालने का कि एक एमपी या एमएलए कितने वोट्स करेगा, उसको निकालने का भी एक अलग प्रोसीजर है। पहले अगर एमएलएस की बात की जाए तो एक एमएलए के हाथ में कितने वोट्स होंगे ये डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेट से आते हैं। बिकॉज स्टेट्स के हिसाब से इन वोट्स का नंबर भी ऊपर नीचे होता है। जब वोट्स के नंबर को कैलकुलेट किया जाता है बाय एन एमएलए तो होता क्या है कि प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन को लिया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है बाय द टोटल नंबर ऑफ एमएलएस प्रेजेंट और फिर जो आंसर आता है उसको फिर से डिवाइड किया जाता है बाय 1000 टू फाइंड द नंबर। सपोज कीजिए हमें निकालना है कि उत्तर प्रदेश के एक एमएलए के हाथ में कितने वोट्स होते हैं। अब इस वोट को निकालने के लिए हमें जो प्रदेश की पॉपुलेशन लेनी है, हम ये 2011 वाली नहीं लेंगे, हम लेंगे 1971 वाली। मगर क्यों? बिकॉज यही रूल है। इस नंबर को लेने के बाद इसे डिवाइड करेंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ एमएलएस प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश। फिर जो आंसर आएगा उसको हम फिर से डिवाइड करेंगे बाय 1000 और हमें आंसर मिलेगा 208। उत्तर प्रदेश के हर एमएलए के पास 208 वोट्स की पावर होती है। उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स है 403, जिसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के टोटल वोट्स का जो शेयर है दैट इज 83,824। फन फैक्ट, उत्तर प्रदेश का वोट शेयर सबसे ज़्यादा है। और अब अगर देखा जाए कि एमपीज़ के वोट्स का नंबर कैसे निकाला जाता है तो वो कुछ इस तरह से होता है कि टोटल नंबर जो है एमएलएस के टोटल वोट्स सबको कैलकुलेट करके प्लस करके ये जो नंबर आता है इसको डिवाइड किया जाता है बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज़। अब इलेक्टेड एमपीज़ से मेरा मतलब इलेक्टेड एमपीज़ ही हैं। 12 एमपीज़ जो हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है वो इस इलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसका आंसर आता है 700 वोट्स पर एमपी। इसका मतलब यही है कि भारत के हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में 700 वोट्स होते हैं और एमएलएस के वोट्स का शेयर जो है ऊपर नीचे होता है स्टेट वाइज। और इस हिसाब से अगर भारत के 4033 एमएलएस और 776 इलेक्टेड एमपीज़ के सारे वोट्स को कैलकुलेट कर लिया जाए प्लस करके तो इसका आंसर आएगा 10,86,431। राष्ट्रपति के चुनाव में इतने वोट्स जो हैं इनका टोटल पूल होता है। राष्ट्रपति के चुनावों को जीतने के लिए अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको 10,86,431 डिवाइड बाई 2 + 1 वोट्स लाने पड़ेंगे तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे। और इस इलेक्शन का प्रोसीजर अभी भी इतना सिंपल नहीं है क्योंकि अब आएगी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बारी। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए लेट अस टेक की टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो 10,000 है। मतलब 10,86,000 भी ले सकते थे बट उसको कैलकुलेट करने में फिर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो लेट अस अज्यूम कि टोटल वोट्स हैं वो 10,000 है और राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के लिए आपको ज़रूरत है 10,000 डिवाइड बाई 2 + 1 यानी कि 5,001 वोटों की।
और सपोज कीजिए अब 4 कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं जिनका नाम ABCD ले लो यार। तो अब ये 4 कैंडिडेट्स हैं और अब जैसे नॉर्मली हम लोग वोटिंग करते हैं, जाके EVM में पैप करके बटन दबा देते हैं और उसी बंदे को वोट चला जाता है, ऐसा इस चुनाव में नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पर वोटिंग होती है बैलेट पेपर से, और बैलेट पेपर पर आपके पास होते हैं 4 ब्लैंक्स, जहाँ पर ABCD आपके कौन फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस और फोर्थ प्रेफरेंस है, आपको ये लिखना होता है। मतलब राष्ट्रपति के तौर पर आपकी पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद और चौथी पसंद आपको लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक MP MLA हूँ, मैं वोट कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है C है, सेकंड B है, थर्ड A है और फोर्थ D है, ऐसे। और जब ये सबका हो जाता है फिर स्टार्ट होती है पहले राउंड की काउंटिंग। मतलब ये है कि 10,000 वोट्स जो पड़े हैं इनमें देखा जाएगा कि किस कैंडिडेट को कितने फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट्स मिले। लेट अस अज्यूम कि कैंडिडेट A को 1500 वोट्स पड़े, कैंडिडेट B को 1800 वोट्स पड़े, कैंडिडेट C को 3100 वोट्स पड़े और कैंडिडेट D को 3600 वोट्स पड़े। अब ये फर्स्ट राउंड की वोटिंग हो गई खत्म। अब यहाँ पर क्या है कि किसी को क्लियर मेजॉरिटी मिल नहीं पाई है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे कम जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट पड़े हैं उसको हम इलेक्शन के प्रोसीजर से नॉकआउट कर देते हैं। मतलब कैंडिडेट A जो है 1500 वोट्स के साथ अब इलेक्शन से बाहर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके पड़े हुए वोट्स भी बाहर हो जाएंगे, इनके पड़े हुए वोट्स बाहर नहीं हुए हैं। अब ये जो 1500 वोट्स हैं इनमें सेकंड प्रेफरेंस को चेक किया जाएगा कि इन 1500 वोट्स में जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस A को दिया था इनकी सेकंड प्रेफरेंस कौन कौन थे, और ऐसे करके वोट का ट्रांसफ़र बार बार होता है, एक ही वोट बार बार ट्रांसफ़र किया जाता है। कैंडिडेट B को मिले 600 वोट्स, कैंडिडेट C को मिले 700 वोट्स और कैंडिडेट D को पड़ते हैं 200 वोट्स। अब इन वोट्स को टोटल भी प्लस कर दिया जाएगा पिछले वाले राउंड के इलेक्शन से। मतलब ये पता चलेगा कि कैंडिडेट B जो है उनके पास है 2400 वोट्स, कैंडिडेट C जो है उनके पास है 3800 वोट्स, कैंडिडेट D को मिलते हैं 3800 वोट। अब यहाँ पर वोट को ट्रांसफ़र किया गया है। अब क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी अभी तक नहीं आई है तो हम इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। मतलब अब वो कैंडिडेट जिसको सबसे कम वोट्स हैं उसको फिर से एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उसके इस बार थर्ड प्रेफरेंस के वोट्स को काउंट किया जाएगा। सपोज कीजिए कैंडिडेट B को पड़े 2400 वोट्स में से कैंडिडेट C को 1400 वोट्स पड़ते हैं और कैंडिडेट D को 1000 वोट्स पड़ते हैं। अब फिर से इनको टोटल काउंट किया जाएगा और पता चलेगा ये कि कैंडिडेट C को 5200 वोट्स पड़े हैं और कैंडिडेट D को 4800 वोट्स पड़े हैं। अब इस प्रोसीजर के बाद हमारे पास क्लियर हो गया है कि कैंडिडेट C के पास टोटल मेजॉरिटी है 5001 वोट से ज़्यादा की, तो कैंडिडेट C है भारत के नए राष्ट्रपति। ये तो था भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन का प्रोसीजर। क्या आपको पता है आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को इम्पीच या फिर ऑफिस से हटाया भी जा सकता है। लेकिन इस प्रोसीजर में सिर्फ और सिर्फ MPs ही पार्टिसिपेट करते हैं। MLAs जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करते हैं लेकिन इम्पीचमेंट में उनका कोई रोल नहीं होता। वेल यही थी आज की वीडियो, हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार चैनल पर आए थे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ और आप निराश नहीं होंगे। दिस इज़ इट, दिस वॉज मी नंदन, आप थे मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।